सीईसी की ऑनलाइन व्याख्यान श्रृंखला में सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं ये विश्वास कर सकती हूँ कि आप सभी सुरक्षित होंगे और अपने घर पर ही सीईसी द्वारा जो पाठ्यक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, उसको ध्यान से सुनते हुए अपने पाठ्यक्रम को आप पढ़ सकते हैं और पढ़ रहे होंगे। मित्रों, आपके पास बहुत अच्छा अवसर है कि आप घर से जा नहीं सकते कहीं, तो आपके लिए समय का सदुपयोग करने का ये बहुत ही सुनहरा अवसर मिला है आपको। मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग कितने तनाव में हैं, घर से कहीं जाना नहीं है, किसी मित्र को मिलना नहीं है, लेकिन हमें इसमें भी कुछ आशा की किरण ढूंढनी आवश्यक है। इसलिए सीईसी का धन्यवाद बार-बार करना चाहिए कि उन्होंने आप लोगों के लिए ये व्याख्यान श्रृंखला आरंभ की। पिछले व्याख्यान में मैंने आपको मुद्रा राक्षस नाटक के विषय में कुछ उसके नामकरण के संबंध में आपसे बात की थी, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में मुद्रा राक्षस नाटक के कुछ अंश व्याख्या के लिए और टिप्पणियों के लिए निर्धारित हैं और उसी से संबंधित नाटक पर भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए मैंने आपके सामने पिछले व्याख्यान में नाटक के संबंध में भी चर्चा की और फिर मुद्रा राक्षस नाटक और मुद्रा राक्षस नाटक के नामकरण पर आपसे बात की। आज मैं आपके सामने मुद्रा राक्षस नाटक की विशेषताओं पर कुछ चर्चा करूंगी, क्योंकि यह नाटक अन्य नाटकों से भिन्न नाटक है, क्योंकि ये नाटक उस प्रकार से श्रृंगार रस प्रधान नाटक नहीं है जिस प्रकार से अन्य नाटक जो लिखे जाते हैं। तो इसलिए इस नाटक की विशेषताएं क्या हैं, उसके विषय में हमें जानना अत्यंत अनिवार्य है। तो सबसे पहले मैं नाटक के लक्षण क्या होते हैं उनके विषय में आपसे बात करूंगी, क्योंकि नाटक के लक्षणों पर नाटक के लक्षण मुद्रा राक्षस पर किस प्रकार से घटित होते हैं या मुद्रा राक्षस उन नाटक के लक्षणों के अनुसार उसमें क्या विशेषताएं हैं, ये जानना भी जरूरी है। तो नाटक के लक्षण मुद्रा राक्षस में विस्तार से दिए गए हैं और आपके सामने नाटक के लक्षण इस प्रकार से हैं। नाटकम ख्यात वृत्तम स्यात् पंच संधि समन्वितम विलासर्ध्यादि गुणवद युक्तम नाना विभूतिभिः सुख दुख समुद्भूति नाना रस निरंतरम पंचादिका दशपरास्तत्रांकः परिकीर्तिता। मैं अभी इतने ही लक्षण आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, और भी लक्षण हैं जिनको अभी आगे पुनः चर्चा करूंगी। तो यदि इन लक्षणों के आधार पर देखा जाए तो मुद्रा राक्षस नाटक नाटकम ख्यात वृत्तम स्यात्, यहाँ पे हम सब जानते हैं कि ये नाटक चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में है और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य को सुदृढ़ करने के लिए उस नंद वंश के जो मंत्री हैं राक्षस, उनको किस प्रकार से वश में करता है, अर्थात चंद्रगुप्त का मंत्री पद उसको किस प्रकार से स्वीकार कराता है, ये इस नाटक का प्रतिपाद्य विषय है। तो नाटक ख्यातवृत्त है, अर्थात इसकी ऐतिहासिक जो है नाटक पृष्ठभूमि है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। दूसरा जो इसकी विशेषता होनी चाहिए नाटक की, वो है पंच संधि समन्वितम। एक नाटक के अंदर 5 संधियां जो हैं वो अवश्य होनी चाहिए। देखिए, ये विषय मैं आपको अलग से बताऊंगी कि 5 संधियां किस प्रकार से इस नाटक में समन्वित हैं। इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि ये नाटक मुद्रा राक्षस 5 संधियों से युक्त नाटक है, इसीलिए ये नाटक की निरंतरता जो है वो बनी रहती है। तो मैं इस पर विस्तृत रूप से चर्चा आपके साथ करूंगी। और उसके बाद नाटक की विशेषता होनी चाहिए विलास रिद्धि आदि गुणवत, अर्थात उसमें विलास होना चाहिए, समृद्धि रिद्धि होनी चाहिए। तो क्योंकि ये राजा के चित्रों पर आधारित है, मलकेतु पर आधारित है, चंद्रगुप्त पर आधारित है, तो इसमें विलास रिद्धि आदि गुण इसमें विद्यमान है। नाना विभूति भी, अब राजाओं की विभूतियाँ जो हैं वो तो होती ही हैं, तो इसलिए यहाँ विभूति से भी युक्त इस नाटक में ये विशेषता भी घटित होती है। तो ये मुद्रा राक्षस की विशेषताओं में ये विशेषता भी है। उसके बाद सुख दुख समुद्भूति ही, अब एक नाटक का जो लक्षण दिया, सबसे प्रमुख लक्षण ये है कि उसमें सुख दुख की अनुभूति होनी चाहिए। इसमें देखिए
चंद्र, यदि हम चाणक्य को देखते हैं और चाणक्य की योजनाएं जो बनाई जाती हैं, उनकी सफलता को देखते हैं तो सुख की अनुभूति है, क्योंकि एक एक योजना जो बनाता है वो राक्षस को वश में करने के लिए, वो योजनाएं जो हैं उसकी एक एक करके सफल होती जाती हैं। यदि हम इसको राक्षस की दृष्टि से देखते हैं तो इसमें दुख की अनुभूति है। राक्षस स्वयं ही बार बार दुखी होता है ये जानकर कि उसकी जितनी भी योजनाएं हैं वो विफल कर दी गई, और वो इसलिए भी दुखी रहता है कि वो अपने राजाओं के जो मृत्यु है, उसके वध है, उसका बदला लेने में सफल नहीं हो रहा है। तो सुख दुख समुद्भूति ही ये नाटक का प्रमुख अंग है, उसकी प्रमुख विशेषता है। उसके बाद नाना रस निरंतरम, और नाटक में नाना रस होने चाहिए। देखिए, नाटक के विषय में कहा जाता है कि उसमें एक रस मुख्य और रस भी होने चाहिए। केवल मात्र एक ही रस को लेकर पूरा नाटक कभी रचा जा ही नहीं सकता, क्योंकि नाटक में भिन्न भिन्न प्रकार के पात्र होते हैं, इसलिए नाटक में अनेक रस होने चाहिए। तो देखिए, हम जब देखते हैं मुद्रा राक्षस नाटक, तो क्योंकि इसका रस वीर रस है, मुख्य रस है, परंतु इसमें श्रृंगार को छोड़कर श्रृंगार रस इसमें कहीं पर भी नहीं है। इसमें करुण रस भी है, विभत्स रस भी है इसके अंदर। तो अन्य उसकी वीर रस के अतिरिक्त रस भी इसमें जो है हमें प्राप्त होते हैं। उसके बाद है पंचाधिका दश परास्तत्रांका परिकीर्तिता। तो नाटक में या रूपक में 5 से लेकर और 10 तक जो है वो अंक होने चाहिए, और मुद्रा राक्षस में ये लक्षण पूर्ण रूप से घटित होता है, क्योंकि इसमें 7 अंक हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपके सामने जो नाटक के लक्षण विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में दिए हैं, उन पर मुद्रा राक्षस जो है उनके अनुसार उनमें क्या विशेषताएं हैं ये मैंने आपके सामने बताया। अब कुछ और भी नाटक के लक्षण हैं, तो उनको देखते हुए मुद्रा राक्षस पर वो लक्षण किस प्रकार से घटित होते हैं इसे भी मैं बताने का प्रयास करूंगी। प्रख्यात वंशो राजर्षि धीरोदात्तः प्रतापवान, दिव्योत दिव्या दिव्यो वा गुणवान नायको मतः, एक एव भवेदंगी श्रृंगारो वीर एव वा, अंगमन्ये रसा सर्वे कार्यो निर्वहणे अद्भुतम। तो यहाँ पे भी जो है एक नाटक में क्या क्या आवश्यक है, इसके लिए पहला बताया कि प्रख्यात वंशो राजर्षि धीरोदात्तः प्रतापवान। यहाँ पर नायक के संबंध में कहा कि नाटक का नायक किसी प्रसिद्ध वंश का राजर्षि हो, धीरोदात्त हो और प्रतापी हो, और दिव्य भी हो सकता है, वो दैवी और दिव्य भी हो सकता है, और गुणवान नायक होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, अगर मैं मुद्रा राक्षस की बात करती हूँ आपके सामने, तो मुद्रा राक्षस नाटक के नायक के संबंध में ही विवाद है। प्रायः नाटकों में एक ही नायक होता है, इसलिए उसके बारे में निश्चय करना सरल हो जाता है कि वो नायक कैसा है, धीरोदात्त है या धीरोधत्त है या धीर प्रशांत या धीर ललित है। यहाँ पर नायक के संबंध में विवाद है। ये मुद्रा राक्षस नाटक की अलग से एक विशेषता है अन्य नाटकों से, जो उसको भिन्न करती है, क्योंकि अन्य नाटकों में नायक स्पष्ट पता चल जाता है, ज्ञात हो जाता है कि नाटक का नायक कौन है। ये एक ऐसा नाटक है जिसमें कि नायक के विषय में विवाद ही चलता है। इसमें 3 पात्र ऐसे हैं जिनमें नायक के गुण प्राप्त होते हैं। उनमें सबसे पहला राजा चंद्रगुप्त है। अब चंद्रगुप्त नायक के रूप में माने जा सकते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रख्यात वंश में उत्पन्न हुए हैं, राजऋषि हैं और धीरोदात्त हैं, प्रतापवान हैं, और जो राजा में गुण होने चाहिए वो सब उसमें विद्यमान हैं। तो इस दृष्टि से तो चंद्रगुप्त भी नायक माना जा सकता है। और फिर नाटक का जो दूसरा पात्र है चाणक्य, जो कि नाटक का प्रमुख पात्र है, वो भी नाटक का नायक हो सकता है। उसको क्यों नाटक का नायक माना जाए? क्योंकि जो भी नाटक होता है, लिखा जाता है, वो जो उसकी सिद्धि जो है वो प्राप्त जिसको होती है वो नायक होता है। नेता, नायक जो अग्रणी होता है, जिसको लेकर कथा वस्तु रची जाती है और उसका फल जिसको प्राप्त होता है वही नायक होता है। तो इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो नायक
चाणक्य है, क्योंकि चाणक्य ने ही प्रतिज्ञा की थी कि वो नंद वंश का विनाश करके चंद्रगुप्त को राजा बनाएगा, और उस कार्य में वो सफल होता है। और उसकी अब ये जो प्रतिज्ञा है आगे, ये तो पूर्व की बात है। राजा बनने के बाद जो ये मुद्रा राक्षस में उसकी प्रतिज्ञा है, वो है कि राक्षस को चंद्रगुप्त के मंत्री पद को स्वीकार करवाना, और इसी अपने कार्य के लिए ये सारे जो है षड्यंत्र कह लीजिए या राजनीतिक जो योजनाएं चाणक्य बनाता है, और अंत में राक्षस जो है वो आत्मसमर्पण कर देता है और चंद्रगुप्त का मंत्री पद स्वीकार कर लेता है। तो ये जो चाणक्य की प्रतिज्ञा रूपी फल, जो प्रतिज्ञा उसने की थी, उसका जो परिणाम राक्षस का वश में होना, ये वास्तव में चाणक्य को प्राप्त होता है, क्योंकि प्रतिज्ञा चाणक्य की थी और उसी की प्रतिज्ञा पूरी होती है। इसीलिए वो प्रतिज्ञा पूरी होने पर अपनी चोटी को जो है बांध लेता है, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा जो है पूर्ण हो चुकी है। तो यहाँ चाणक्य को नायक हम कह सकते हैं। चंद्रगुप्त का मैंने पहले बताया ही आपको, वो नायक के उसमें गुण हैं। और यहाँ कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि जो मंत्री पद है वो चाणक्य राक्षस को ही तो प्राप्त हुआ, मंत्री राक्षस को प्राप्त हुआ। जो मंत्री का जो सुख है या मंत्री की प्राप्ति है वो चंद्रगुप्त को हुई है, जो उससे लाभ होगा वो चंद्रगुप्त को होगा। तो ये यहाँ पे ये विवाद हो गया, चंद्रगुप्त को भी नायक, चाणक्य को भी नायक, और राक्षस को भी इसका नायक माना जा सकता है, क्योंकि इसमें राक्षस भी जो है वो प्रण करता है कि वो अपने राजाओं का जो राज्य है वो वापस दिलाएगा और मलय केतु को राजा बनाएगा। तो इससे राक्षस को भी हम जो है वो इसका नायक मान सकते हैं। तो इसलिए ये जो नाटक है वो अन्य नाटकों से हटकर है। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसी विशेषताएं बताना चाहूंगी जो इस नाटक को अन्य नाटकों से भिन्न करती हैं। सबसे पहला, इसकी कथा वस्तु की बात करें तो इसकी कथा वस्तु शुद्ध राजनीतिक है। संस्कृत साहित्य में राजनीतिक घटनाओं पर रचे गए साहित्य या नाटक बहुत ही कम हैं, नगण्य हैं, परंतु ये एकमात्र ऐसा नाटक है जो केवल मात्र राजनीतिक घटनाओं पर ही आधारित है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, उसके जो है मंत्री चाणक्य, उनका केवल मात्र एक ही उद्देश्य होता है कि चंद्रगुप्त के राज्य को किस प्रकार से सुदृढ़ बनाएं, और उसके राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए नंद वंश के मंत्री राक्षस को वो मंत्री बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर शुद्ध राजनीति पर आधारित नाटक है, परंतु राजनीतिक नाटक होने पर भी ये नाटक अपने आप में दृष्टाओं को बांध कर रखता है। एक और विशेषता इस नाटक की है जो कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, नायक के संबंध में। ये नायक की जो समस्या इस नाटक में है ये भी बड़ी विचित्र है। इसमें एक नहीं तीन नाटक हैं, नायक हैं, जबकि नाटक में एक ही नायक होता है। एक और इसमें विशेषता ये है कि इस नाटक में प्रेम कथा का सर्वथा अभाव है। कहीं पर भी किसी दृश्य में भी किसी अंक में भी प्रेम कथा जो है, प्रेम से संबंधित कोई अंश भी हमें प्राप्त नहीं होता। तो हम ये कल्पना करें कि कोई ऐसा नाटक हो जिसमें कि प्रेम संबंधी कुछ भी वर्णन ना हो और फिर भी वो नाटक इतना रोचक हो, तो ये मुद्रा राक्षस एकमात्र ऐसा नाटक है जो कि प्रेम कथा पर आधारित ना होने पर भी बहुत अधिक रोचक है और दर्शकों को, पाठकों को बांध कर रखता है। और इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा राक्षस नाटक में नाटककार ने एक नवीन प्रयोग हमारे सामने किया है। तीसरा जो एक बहुत महत्वपूर्ण जो अंश है वो ये है कि इस नाटक में नायिका का अभाव है। देखिए, आजकल भी नाटक रचे जाते हैं, खेले जाते हैं, और इसका बहुत बड़ा उदाहरण बॉलीवुड में जो है अनेक प्रकार के चलचित्र होते हैं, तो उनमें एक नायक होता है, नायिका भी होती है। शायद ही कोई ऐसा जो है नाटक होगा जिसमें कि नायिका नहीं हो। ये एकमात्र नाटक ऐसा है जिसमें कि नायिका का अभाव है, और यहाँ तक कि स्त्री पात्रों का भी अभाव है।
देखिए, स्त्री पात्रों के बिना कोई नाटक जो है रसाभिव्यक्ति कराए, ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। ये मुद्रा राक्षस नाटक की विशेषता है कि इसमें स्त्री पात्र नहीं है। हाँ, नहीं के बराबर हैं हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रमुख रूप से केवल 3 ही जगह स्त्री पात्र जो है हमें दिखाई देते हैं। एक तो चंदन दास की पत्नी, जब चंदन दास को सूली पर चढ़ाया जाता है तो उसकी पत्नी और उसका आपस में जो वार्तालाप होता है, एक वो स्त्री पात्र, और एक प्रतिहारी राजा की, दोनों राजाओं की प्रतिहारी। तो ये जो है 3 ही जो है जगह स्त्री पात्र हैं, परंतु वो भी नाटक में उनका उतना महत्व नहीं है। और यदि नाटक में ये पात्र भी ना होते तो नाटक की रोचकता में या नाटक की कथा वस्तु में कोई किसी प्रकार का अंतर भी नहीं आता। तो ये एकमात्र ऐसा नाटक है जिसमें कि नायिका का भी अभाव है और स्त्री पात्र का भी अभाव है। चलिए, नायिका का अभाव, नायक प्रधान माने जा सकते हैं कई नाटक या कई चलचित्र इत्यादि, परंतु नायिका ना होना और स्त्री पात्रों का ना होना ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। और उनके बावजूद भी, उनके ना होने पर भी ये नाटक जो है वो इतना सरस और इतना प्रसिद्ध नाटक है। उसके बाद देखिए, मैंने आपको ये बताया है कि इस नाटक में वीर रस है। अब यहाँ पर इसका वीर रस अन्य वीर रस की अपेक्षा बिल्कुल भिन्न है। वीर रस का जैसे ही नाम हम सुनते हैं तो हमें युद्ध के दृश्य, वीरता से भरे हुए जो हैं वो कार्य जो हमारे सामने हमारे समझ में आ जाते हैं कि हाँ, वीर रस है तो उसमें इस प्रकार के दृश्य होंगे। परंतु ये नाटक ऐसा है कि जिसमें कि वीर रस इस प्रकार का, क्रियाओं का वीर रस नहीं है। इसमें किसी प्रकार की शारीरिक जो है क्रियाएं नहीं है वीर रस में, वीरता से संबंधित, अपितु यहाँ पर तो जो है राजनीति का युद्ध है। युद्ध तो है, वीरता तो है, वीरता, लेकिन यहाँ पर कायिक जो युद्ध ना होकर वाचिक युद्ध है। यहाँ पर तो जो है चाणक्य अपनी तरफ से राजनीतिक योजनाएं बनाता है और राक्षस अपनी तरफ से योजनाएं बनाता है। और यहाँ पे दोनों एक दूसरे को जीतने के लिए जिन राजनीतिक षड्यंत्रों का प्रयोग करते हैं, उन्हीं के द्वारा हमें वीर रस की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे जो वीर रस है, इसमें ये वीर रस उस प्रकार का नहीं है। ये तो जो है आप राजनीतिक युद्ध है इसमें, और इस युद्ध में बहुत अधिक किसी जान माल का नुकसान भी इसमें नहीं, कहीं किसी प्रकार का रक्तपात भी यहाँ पर नहीं हुआ, और उसके बिना ही जो है वो युद्ध को जीत लेते हैं। इसीलिए अंत में वो कहते हैं कि बिना शस्त्रों के ही आर्य ने ये युद्ध जीत लिया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका जो वीर रस है वो एक विशिष्ट प्रकार का वीर रस है, जिसमें तलवारों की झंकार ना होकर यहाँ पर राजनीतिक के प्रपंचों की जो है झनकार हमें सुनाई देती है, दिखाई देती है। स्त्री पात्रों के विषय में मैंने आपको बताया, और एक इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें श्रृंगार रस नहीं है। देखिए, नाटक में श्रृंगार रस ना हो और नाटक फिर भी रसाभिव्यक्ति कराए, तो ये एक बहुत ही नया ही प्रयोग है। ये कल्पना नहीं कर सकते कि नाटक 3 घंटे का, 2 घंटे का नाटक हम देखने जाते हैं या हम मंच पर देखते हैं, लेकिन उसमें जो है किसी प्रकार का भी श्रृंगार वर्णन ना हो, प्रेम वर्णन ना हो, नायिका नायक का जो है किसी प्रकार से वार्तालाप ना हो, स्त्री पात्र ना हो, और इन सब कमियां, इन सब के अभाव, हम कमियां नहीं कहेंगे, इन सब के अभाव के बाद ये नाटक आरंभ से अंत तक पाठकों को, दर्शकों को जो है वो आकृष्ट करके रखता है। दर्शक को ये जो है जिज्ञासा बनी रहती है कि अब आगे जो है वो क्या होने वाला है। उसे राजनीतिक प्रपंचों में ही इतना अधिक आनंद आता है कि वो इस नाटक को जो है वो लगातार देखने में ही उसको आनंद आता है। कहीं पर भी उसे ये नहीं लगता कि यहाँ पर आकर ये भाग हम इसको छोड़ सकते हैं।
कोई भी अंश इसका ऐसा नहीं है जिसको कि हम छोड़कर और नाटक का आनंद ले सकें। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मुद्रा राक्षस नाटक एक संस्कृत नाटक परंपरा में एक नया प्रयोग है और जो है जो हमारे परंपरागत जो नाटकीय विशेषताएं होनी चाहिए उन सब का यहाँ पे कई प्रयोग ना करके भी विशाख दत्त ने इस नाटक को इतना रोचक बनाया और इसकी प्रसिद्धि जब से ये नाटक रचा गया तब से लेकर आज तक उसी प्रकार से बनी हुई है। धन्यवाद।